हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नॉवल शिक्षा। दोस्तों, आज बिहार स्पेशल के अंतर्गत एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक जलवायु, जी हाँ क्लाइमेट, आज होने वाली है। आज इस चैप्टर के अंतर्गत कुछ भी चीज़ें तथ्यात्मक नहीं होंगी, बस आपको समझना है संपूर्ण क्लाइमेट की जो गतिविधियां हैं बिहार के संदर्भ में उसे अच्छी तरह आत्मसात करना है। जो भी चीज़ें हैं आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, एक तरफ मैंने बिहार का मैप ड्रॉ किया है और बीच में यहाँ पर मेरे पीछे ठीक भारत का मैप है। तो भारत में बिहार कहाँ अवस्थित है और बिहार की जो स्थितियां हैं पूरी जलवायु के परिप्रेक्ष्य को आज हम लोग अच्छी तरह समझेंगे, एक एक पॉइंट पर ध्यान देंगे और मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो जलवायु आपके लिए बहुत ही आराम से कवर होने वाला ये टॉपिक है। बिहार में कैसी जलवायु है और उसके क्या कारण है, उन सभी पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे और इनसे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे आप खुद देखेंगे कि वो कितनी आसानी से आप स्वयं आंसर बता रहे हैं। ओके गाइस, तो चलिए, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नॉवल शिक्षा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी देश अथवा प्रदेश की जो आर्थिक व्यवस्था है, उसकी जो संस्कृति है यानी सांस्कृतिक समृद्धि और उसकी आर्थिक समृद्धि जलवायु के द्वारा तय होती है। जी हाँ, इसके अलावा उस क्षेत्र विशेष की जो प्राकृतिक वनस्पति है, मृदा की बनावट है, अपवाह तंत्र है, कृषि है, सिंचाई के साधन, वो समस्त चीजें जलवायु पर ही निर्भर करती है। इतना ही नहीं, मानव का अधिवास, मानव की बस्तियां, जनसंख्या का जो संकेंद्रण है, नगरीकरण, वो सभी कुछ जलवायु पर निर्भर करती है। तो जलवायु किन चीजों पर निर्भर करती है, प्रश्न ये खड़ा होता है। तो जलवायु क्षेत्र विशेष की भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करती है। तो उन भौगोलिक स्थिति और परिस्थितियों को अगर हम अच्छी तरह समझ लेते हैं तो इस सेक्शन से जो भी प्रश्न होंगे, जैसे भी प्रश्न होंगे, आप बहुत आराम से आंसर उसका दे सकेंगे। दोस्तों, बिहार के संदर्भ में देखूं तो यहां की जलवायु को तीन मुख्य कारक है जो निर्धारित कर रहे हैं। वो जो तीन कारक है उनमें सबसे पहला स्थिति यानी लोकेशन कि बिहार है कहां पर अवस्थित। दूसरा उच्चावच, उच्चावच मतलब भौगोलिक स्थिति कैसी है, वो पठारी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, मैदानी इलाके हैं, वो किस प्रकार के क्षेत्र है। उच्चावच यानी वहां की भूमि की बनावट कैसी है उस पे। और थर्ड वायु दाब, जो वायु प्रेशर है। और तीसरा वायु दाब। इन तीन चीजों पर या इन तीन अवस्थाओं पर बिहार की जलवायु निर्भर करती है। तो इन तीनों को बारी बारी से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले स्थिति, स्थिति मतलब लोकेशन, बिहार अवस्थित कहां है। सबसे पहले मेरे पीछे जो मैप इंडिया का बना हुआ इस पर आप ध्यान दें। बिहार यहां पर मौजूद है, यानी संपूर्ण भारत का ये पूर्वी भाग है। यहां पर पूर्वी भाग में कर्क रेखा के उत्तर में बिहार मौजूद है। यहां मैंने कर्क रेखा को ड्रॉ किया है जो भारत के लगभग मध्य भाग से क्रॉस कर रही है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। और ये साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी है, जैसा कि मालूम है आपको। और यहां पर मैंने ये ड्रॉ किया है जो विषुवत रेखा, इक्वेटर, भूमध्य रेखा है और ये 0 डिग्री अक्षांश भी है। यहां पर आप ये ध्यान दें कि बिहार जो अवस्थित है तो भारत के पूर्वी भाग में। देखिए, इधर हम जाएंगे ना तो नॉर्थ ईस्ट होगा। ये हमारा पूर्वी सेक्शन है जिसमें बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, यहाँ पर ओडिशा, ये पूर्वी सेक्शन है भारत का। तो भारत के पूर्वी भाग में और उत्तर दिशा में, कर्क रेखा से उत्तर दिशा में मौजूद है। तो यहाँ की जलवायु कैसी होगी, तो पहली बात आप ध्यान रखें कि विषुवत रेखा से नॉर्थ अगर हम संपूर्ण पृथ्वी की बात करें तो आप यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर ये पृथ्वी है, सपोज करें इस पृथ्वी पर अगर ये इक्वेटर है, ये 0 डिग्री है और ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, आप ध्यान रखिएगा। तो ये डॉट 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 मैंने किया, ये मकर रेखा और ये डॉट 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 ये कर्क रेखा। ये साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। तो ये कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये कर्क और ये मकर रेखा, ठीक है। ये हमारा इक्वेटर है, विषुवत रेखा, और ये साढ़े 23 डिग्री ये साउथ है। तो ये जो सेक्शन है ना पृथ्वी का, साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से साढ़े 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यानी विषुवत रेखा से साढ़े 23 डिग्री उत्तर जो कर्क रेखा है और विषुवत रेखा से दक्षिण जो मकर रेखा साढ़े 23 डिग्री अक्षांश है। ये जो क्षेत्र है ना, ये उष्ण कटिबंधीय इलाके कहलाते हैं, ये ट्रॉपिकल जोन है, ठीक है। तो ये ट्रॉपिकल जोन से जब नॉर्थ की ओर हम लोग बढ़ेंगे, थोड़ा सा वर्ल्ड के मैप में आप देखें तो यहां से अगर जाए थोड़ा सा और ऊपर की तरफ जाए तो ये 45 डिग्री, इस तरफ भी 45 डिग्री, ठीक है।
तो ये माना जाता है कि 23.5 डिग्री से उत्तर की ओर आप बढ़ेंगे तो 45 डिग्री, ये सेक्शन उपोष्ण कटिबंध क्या है, सब ट्रॉपिकल एरिया है, यानी जहां पर ना अधिक गर्मी पड़ती है ना अधिक सर्दी यानी ठंड पड़ती हो। तो वैसे इलाके जहां मिला जुला स्वरूप हो तो वो उपोष्ण इलाके कहलाते हैं, सब ट्रॉपिकल इलाके कहलाते हैं। तो यहां पर अगर हम बिहार के पोजीशन को देखें भारत के मैप में, ये आप अच्छी तरह जान रहे हो कि भारत नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, यानी उत्तरी गोलार्ध में मौजूद है। तो भारत का अगर मैं पोजीशन यहां पे बनाऊं तो इंडिया लगभग समझ करो ये इस मैप के बीचों बीच यहां पर इंडिया मौजूद है, ठीक है ना। तो और इसके सेंटर पार्ट से ये कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस कर रही है। तो ये जो सेक्शन बिहार हमारे यहां पर है, ठीक है, वो आप यहां पे देख रहे हो। तो बिहार अगर यहां पर है तो ये सेक्शन कहां पर पड़ रहा है, सब ट्रॉपिकल रीजन में, ये उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिण, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ये जो पृथ्वी का सेक्शन है ये सर्वाधिक ताप ग्रहण करने वाला क्षेत्र है और ये उष्ण कटिबंधीय इलाके हैं, ट्रॉपिकल जोन है। तो इस जोन से अपर यानी बिहार का जो लोकेशन है कर्क रेखा के नॉर्थ में है, तो ये सब ट्रॉपिकल एरिया है, उपोष्ण कटिबंधीय इलाके हैं जो बिहार का सेक्शन मौजूद है, ठीक है यहां तक। इसलिए अगर हम ये कहें कि बिहार मानसूनी जलवायु प्रदेश वाले, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश वाले, तो जो भी वर्ड इस्तेमाल करें वो सत्य है। ये तो हुआ कि उपोष्ण कटिबंधीय इलाके में बिहार मौजूद है, सब ट्रॉपिकल एरिया में। अब बिहार के लोकेशन को यहां पर ध्यान से देखें। बिहार से काफी पास में बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी मौजूद है। अगर यहां पर बांग्लादेश को मैं ड्रॉ कर दूं, इस तरह बांग्लादेश है, तो यहां से बहुत पास में बंगाल की खाड़ी मौजूद है बिहार के पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर। तो आर्द्रता वाले क्षेत्र बिहार के बहुत पास में ही पूर्व डायरेक्शन में है। तो दूसरी ओर पश्चिम दिशा की ओर मैं देखूं तो यहां पर जो महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है, यानी महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु वैसी जलवायु होती है जहां आर्द्रता या नमी की मात्रा बहुत कम होती है और समुद्र से काफी दूर होते हैं। तो ऐसे क्षेत्र की जलवायु महाद्वीपीय जलवायु कहलाती है। तो बिहार जहां पर मौजूद है, तो बिहार के पश्चिम उत्तर पश्चिम का ये जो सेक्शन है, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु यहां पर मिलती है और इसके पूर्वी भाग में आर्द्रता युक्त नमी युक्त जलवायु मौजूद है, कारण बंगाल की खाड़ी बिल्कुल पास में है। तो बिहार जो अवस्थित है ना, तो ये आर्द्र क्षेत्र या नमी वाले क्षेत्र और महाद्वीपीय क्षेत्र के मध्य में ये एक संक्रमण की स्थिति है। आप यहां से इधर बढ़े तो महाद्वीपीय जलवायु जैसी स्थिति बनती है और इधर से पूर्व दिशा की ओर बढ़े तो आर्द्रता और नमी वाली स्थिति है। तो संक्रमण क्षेत्र जहां पर दोनों का मिलन होता है या जहां से दोनों की शुरुआत होती है, कह सकते हैं उस क्षेत्र पर बिहार अवस्थित है। इसलिए बिहार की जलवायु बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही शानदार है, क्योंकि यहां ना अधिक गर्मी पड़ती है ना अधिक ठंड पड़ती है, बहुत ही अनुकूल है मानव अधिवास के लिए। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि बिहार की जो अवस्थिति है इसे हम संशोधित महाद्वीपीय जलवायु भी कहते हैं। वजह साफ है, संशोधित इसलिए क्योंकि यह पूरी तरह महाद्वीपीय नहीं है और ना ही पूरी तरह आर्द्र। जिस प्रकार पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में आर्द्रता युक्त जलवायु होती है, नमी की मात्रा अधिक होती है, तटीय सेक्शन है, तट से दूर है। बिहार बंगाल की खाड़ी से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी है? 200 किलोमीटर डिस्टेंस है बे ऑफ बंगाल से बिहार की सीमा के बीच में। तो ये 200 किलोमीटर की जो दूरी है ना, कुछ हद तक महाद्वीपीय जलवायु भी प्रकट करती है, क्योंकि समुद्री प्रभाव यहां तो बिल्कुल दिखाई नहीं देते। फिर ये महाद्वीपीय क्षेत्र से जो जलवायु के इलाके उनसे तो पास में है, लेकिन कुछ न कुछ आर्द्रता और नमी यहां मौजूद रहती है। इसलिए बिहार की जलवायु को संशोधित महाद्वीपीय जलवायु भी कहते हैं। दूसरा सेक्शन जो उच्चावच है, जो रिलीफ है, तो ये देखिए बिहार जहां पर मौजूद है, तो बिहार के नॉर्दर्न पार्ट में हिमालय पर्वत श्रृंखला मौजूद है। आप यहां पर बिहार के मैप को नॉर्थ में देखें तो ये हिमालय पर्वत श्रृंखला मौजूद है। आप यहां पर मैप में ध्यान से देखें, इंडिया के मैप में अगर मैं हिमालय को ड्रॉ करूं तो हिमालय की पहली शाखा कुछ इस तरह से आगे बढ़ी है, दूसरी शाखा कुछ यूं आई है और यूं आगे गई है, और तीसरी जो शिवालिक श्रेणी है वो इस तरह से क्रॉस की है। ये हिमालय की 3 शाखाएं, पहला महान हिमालय जो हिमाद्री कहलाती है, दूसरा मध्य हिमालय जो लघु हिमालय या हिमाचल श्रेणी कहलाती है, और तीसरा शिवालिक श्रेणी। ये हिमालय की जो 3 श्रेणियां हैं उसका लोकेशन आप यहां पर बोर्ड पे ध्यान से देखिए। तो बिहार के ठीक नॉर्दर्न पार्ट में हिमालय श्रेणी मौजूद है और उसकी शाखाएं मौजूद है। तो बिहार में
नॉर्दर्न पार्ट से आने वाली जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र साइबेरिया के इलाके से ठंडी हवाएं आती हैं, जो बर्फीली हवाएं आती हैं, उसे वो रोक देती है। एक दीवार की भांति संपूर्ण भारत में ये प्रवेश करने से रोकती है। इस वजह से यहां पर अधिक ठंड भी नहीं पड़ती। एक दीवार की भांति ये हिमालय पर्वत मौजूद है। तो बिहार के नॉर्दर्न पार्ट में हिमालय पर्वत है। यहां पर मैंने बड़े परिप्रेक्ष्य में इसे ड्रॉ किया है, इसकी चर्चा में आऊंगा, क्योंकि ये जो दृश्य आप देख रहे हो ना, ये वर्षा ऋतु का जो वितरण है बिहार में, इसके संदर्भ में है। लेकिन यहां तक आने से पहले इसको अच्छी तरह समझ लेते हैं। तो बिहार जहां पर है, तो इस एक तरफ आप देख रहे हो कि हिमालय पर्वत का विस्तार है, तो दूसरी तरफ यहां छोटा नागपुर का पठार मौजूद है जो झारखंड में मौजूद है। यानी बिहार के नॉर्थ में पर्वत और साउथ में प्लेटो यानी पठारी भूभाग है। तो ये जो दोनों क्षेत्र है ना, वर्षा का जो प्रारूप है उसको ये नियंत्रित करते हैं, वो निर्धारित करते हैं। तो इस वजह से बिहार की जलवायु भी इससे प्रभावित होती है। वो हिमालय का जो पर्वत पदीय इलाके है, वहां पर वर्षा अधिक होती है और वहां पर नमी की मात्रा अधिक होती है। इसलिए यहां पर जो तापमान है ना, बिहार का जो उत्तरी सेक्शन जिसकी सीमा नेपाल से लगती है, जो तराई के इलाके हैं, वहां पर टेम्परेचर यानी तापमान कम होता है। और बिहार का जो उत्तर पूर्वी सेक्शन, इस तरफ अगर हम लोग आए तो यहां पर वर्षा की मात्रा अधिक है और यहां भी टेम्परेचर डाउन होता है। लेकिन जैसे जैसे हिमालय से हमारी दूरी बढ़ती है, यानी तराई क्षेत्र नॉर्दर्न पार्ट से जैसे जैसे हम दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे ना, तो तापमान में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि इधर वर्षा की मात्रा भी घटती है। तो यहां पर जलवायु के जो निर्धारक कारक है, उनमें ये महत्वपूर्ण है। बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है और इसके उत्तर में जो हिमालय पर्वत की स्थिति है और दक्षिण में जो पठारी क्षेत्र मौजूद है, वर्षा का भी प्रारूप प्रभावित हुआ है। दोस्तों, मैदानी भाग में बिहार का जो ये मैदानी इलाके है, वहां पर तापमान अधिक मिलती है। जैसे जैसे हम पर्वतीय क्षेत्र से दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं, यानी मैदानी इलाकों की तरफ बढ़ते हैं, तापमान क्रमशः बढ़ती चली जाती है। और इसी प्रकार पूर्व से पश्चिम की ओर अगर हम लोग बढ़ें, यानी इस डायरेक्शन से इधर आए, फिर तापमान में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि इधर नमी युक्त आर्द्रता युक्त वातावरण मौजूद है और इधर महाद्वीपीय जलवायु की स्थिति मौजूद है। इसलिए इस सेक्शन में बिहार का जो मध्यवर्ती भाग और दक्षिण पश्चिम के इलाके हैं, वो अधिक उष्ण, अधिक गर्म इलाके हैं। दोस्तों, यहां पर आप अच्छी तरह समझ लें कि वर्षा का प्रारूप किस प्रकार तय होता है। जैसा कि मालूम है कि मानसून, जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, वो जून के महीने में 1 जून वो डेट मानी जाती है जब वो केरल के तट पर टच होती है। यहां मैं संक्षिप्त रूप से बता दूं कि अगर मानसून जो व्यापारिक पवन है वो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से उत्पन्न होता है। अगर वर्ल्ड के मैप को आप देखेंगे तो ये व्यापारिक पवन जैसे ही विषुवत रेखा के पास पहुंचते हैं, फेरेल के नियम के अनुसार ये अपने राइट टर्न ये ले लेते हैं, ठीक है ना। जैसे ये राइट टर्न लेते हैं तो ये लगातार पहले तो इसके पैरेलल प्रवाहित होती है ये हवा, जो मानसूनी हवा है। धीरे धीरे टेम्परेचर, जैसा कि मालूम है, सूर्य के दक्षिणायन और उत्तरायण होने से तापमान में बदलाव आते हैं, मौसम बदलते हैं। सूर्य की पोजीशन मकर रेखा पर होती है 22 दिसंबर को, याद रखिएगा 22 दिसंबर को। और इसके पश्चात वो उत्तर की ओर प्रस्थान करना प्रारंभ करता है और यहां तक आते आते, यानी कि विषुवत रेखा पर वो 21 मार्च तक पहुंच जाता है। यानी सूर्य उत्तरायण होना आरंभ होता है और 21 मार्च तक सूर्य की अवस्थिति होती है इक्वेटर पर, विषुवत रेखा पर। जैसे जैसे उत्तरायण की ओर प्रस्थान करते हैं, सूर्य यहां तक आती है, यहां तक 21 जून को पहुंचती है, यानी कर्क रेखा पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। लेकिन इस बीच लगातार तापमान में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाती है। मालूम है ना कि मध्य मार्च के पश्चात यहां ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो जाता है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी होने के कारण एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होना आरंभ हो जाता है, वो धरातल पर भी और इस क्षेत्र में खाड़ी के इलाके में, जो समुद्र के ऊपरी इलाके भी है। धरातल या स्थलीय भाग पर ताप का प्रभाव व्यापक पड़ता है, वो जल्दी गर्म भी हो जाते हैं और जल्दी ठंड भी हो जाती है। लेकिन जल वाले क्षेत्र में ये जितनी देर से गर्म होगी उतनी देर से ठंडी भी होती है। अप्रैल मई महीने तक आते आते इस पूरे सेक्शन में एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो चुका होता है, निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन चुका होता है, क्योंकि अधिक तापमान के कारण इस क्षेत्र की वायु गर्म होकर फैलती है और वो फैलकर ऊपर की ओर उठती है। तो जैसे ही वायु ऊपर की ओर उठती है, यहां पर एक लो प्रेशर एरिया, निम्न वायु दाब का केंद्र बन जाता है। तो जैसा कि मालूम है कि समुद्र की ओर से जो हवाएं आती हैं वो हाई प्रेशर वायुमंडल का होता है।
हवा की क्या प्रॉपर्टी, हवा चलती कैसी है, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो अब यहां पर हाई प्रेशर की स्थिति है दोस्तों। जैसे जैसे टेम्परेचर इस सेक्शन में बढ़नी आरंभ होती है, ये मानसूनी वायु को अपनी ओर खींचना आरंभ कर देती है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, ये जो सेक्शन है पश्चिमी घाट पर्वत यहां पर मौजूद है। पश्चिमी घाट पर्वत से ये मानसूनी बादल टकराते हैं। ध्यान रखिएगा, जो बादल इनसे नहीं टकराते हैं वो स्वतः आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तो लगातार चूंकि टेम्परेचर बढ़ती जाती है तो ये अपनी ओर धरातल की ओर ये वायु को खींचना आरंभ करते हैं। और यहां पर जो बनावट है, जो ज्योग्राफिकल बनावट है, आप उस पर ध्यान रखिए। हिमालय पर्वत का ये सेक्शन, फिर नॉर्थ ईस्ट में यह पर्वत यहां पे मौजूद है और यहीं पर म्यांमार में अराकान योमा पर्वत मौजूद है। अगर म्यांमार का मैं मैप यहां पर बनाऊं तो अराकान योमा पर्वत यहां पर मौजूद है। और इस पूरे सेक्शन में तापमान में जब बढ़ोतरी होती है, एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है और ये लो प्रेशर यानी निम्न वायु दाब का क्षेत्र मानसूनी वायु को, हवा को अपनी ओर आकर्षित करती है, खींचती है तेजी से। तो अब यहां पर ध्यान रखिए, इस तरफ दीवार और इस तरफ भी पर्वत मौजूद हैं। तो मानसूनी वायु जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ती है तो इससे टकराकर वर्षा होती है। तो सबसे पहले मालूम होगा यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह मौजूद है, तो यहां पर सबसे पहले बारिश होती है। वजह साफ है, आप देख रहे हो कि बादल का जो आगमन होता है, मानसूनी हवाएं जो चलती है तो सबसे पहले यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर से ही क्रॉस करेगी और यहां अराकान योमा से टकराने के पश्चात बादल का मार्ग अवरुद्ध हो जा रहा है। वजह साफ है कि यहां पर बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में वर्षा आरंभ हो जाती है। तो जैसे जैसे मानसूनी वायु ऊपर की ओर बढ़ेगी, आप ध्यान रखिए, यहां से फिर ये टकराती है पश्चिमी घाट पर्वत, यहां अनाई मोदी जो सर्वोच्च चोटी है, इस सेक्शन से बादल टकराने के पश्चात यहां से एक शाखा इस ओर मुड़ जाती है। तो इसलिए मानसूनी वायु जो दक्षिण पश्चिम मानसूनी डायरेक्शन, देखिए भारत के दक्षिण और पश्चिम डायरेक्शन से आ रही है, ये दो भागों में बट जा रही है। तो ये जो शाखा इस तरफ जा रही है ना, तो ये बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है और ये जो इस तरफ जा रही है ये अरब सागर वाली शाखा है। तो दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है दक्षिण पश्चिम मानसून। जो पूर्व डायरेक्शन में है वो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है और जो पश्चिम में है वो अरब सागर की शाखा है। तो हमारे बिहार में किस शाखा से वर्षा होती है? तो जैसे जैसे आप बादल पे ध्यान रखिएगा, ये बादल नॉर्थ ईस्ट की ओर प्रवाहित होनी शुरू होती है। तो इधर भी दीवार, इधर भी एक दीवार खड़ी है, तो बादलों का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो मानसूनी बादल है, मैक्सिमम इसकी जो हाइट होती है 2000 मीटर, यानी मात्र 2 किलोमीटर। आपको ये पता है कि हिमालय पर्वत की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट 8848, यानी कि लगभग 9000 मीटर, यानी 9 किलोमीटर तक हाइट है। अगर एवरेज हाइट को भी मान लेना तो 4-4.5 मीटर तक की अगर भी हाइट है, इन मानसून बादलों की हाइट कितना? मैक्सिमम 2000 मीटर। तो ये एक ऐसी दीवार यहां पर मौजूद है जिसको ये मानसूनी वायु क्रॉस नहीं कर पाती है। तो इसका परिणाम देखिए क्या होता है कि ये बादल नॉर्थ ईस्ट की ओर प्रवेश करते हैं, तो इन इलाकों में बारिश होती है। सेम टाइम आपको ये मालूम होगा कि 1 जून डेट है केरल में मानसून टकराने का, तो लगभग सेम टाइम मानसूनी वायु यहां भी पहुंच जाती है, क्योंकि ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि ये पहले से प्रस्थान कर चुकी है। तो जिस समय यहां टकराती है, लगभग यहां पर सेम टाइम, एक आध दिन का आगे पीछे होता है, सेम टाइम वहां भी मानसून बादल पहुंच जाते हैं नॉर्थ ईस्ट की ओर। अब देखिए बिहार में जो बारिश होती है, तो यही जो बादल हैं इस ओर से मुड़ते हैं, क्योंकि अब मार्ग अवरुद्ध है, लगातार बादलों का आगमन हो रहा है, तो ये मार्ग मुड़ते हैं। तो बिहार में जो मानसूनी बादल का आगमन होता है, याद रखिएगा वो किस शाखा से? तो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से। किस ओर से आती है? तो आप देखिए नॉर्थ ईस्ट से बिहार में प्रवेश करेगी, या यहां पर अगर टेम्परेचर हाई है, लो प्रेशर एरिया है, तो बादल यहां से भी क्रॉस करेंगे। तो बिहार में जो बादल का आगमन होता है मानसूनी बादलों का, वो या तो पूर्व डायरेक्शन से या दक्षिण पूर्वी डायरेक्शन से। आप डायरेक्शन को देखिए, जिन इलाकों में मानसूनी वायु सबसे पहले पहुंचते हैं वहां नेचुरली है कि वर्षा अधिक होगी। आप ये भी ध्यान रखिए कि जब तक वो समुद्र के ऊपर से मानसूनी वायु गमन करती है, बादल समुद्रों से जलवाष्प के रूप में जल को बड़ी मात्रा में ग्रहण करती रहती है। जैसे ही वो स्थल की ओर पहुंचती है तो वर्षा आरंभ हो जाती है पर्वतों से टकराने के बाद। तो जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ेगी, बादलों से वर्षा लगातार होती रहती है, यानी जल की मात्रा उसमें घटती जाती है। तो जैसे जैसे बादल पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेंगे,
वर्षा की मात्रा भी घटने लगती है, क्योंकि बादलों में पानी की मात्रा भी घटती है। तो इस कारण से वो इलाके जो बिहार के पूर्वी सेक्शन में है या उत्तर पूर्वी सेक्शन में, वहां वर्षा अधिक होती है। आप बादलों का मार्ग देख लें, क्योंकि जैसे जैसे ये बादल उत्तर की ओर जा रहे हैं, फिर हिमालय से टकराकर उसके पैरेलल आगे बढ़ते हैं, तो ये बादलों का मुख्य मार्ग आपको दिखाई दे रहा होगा। यही वजह है कि इस इलाके में ज्यादा और व्यापक वर्षा होती है। और बिहार में जो सर्वाधिक वर्षा होती है ना, वो किशनगंज जिले में, वो जो ये सेक्शन यहां पर मौजूद है, क्योंकि इसी के ऊपर से बादलों का आना जाना यानी क्रॉस करना होता है। सबसे पहले जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है, तो सबसे पहले इस इलाके में मानसूनी बारिश शुरू हो जाती है, जो व्यापक होती है और सर्वाधिक होती है। तो ये जो तराई के इलाके हैं, बिहार का जो उत्तरी सेक्शन है और उत्तर पूर्वी इलाके हैं, इसलिए यहां वर्षा अधिक होती है, टेम्परेचर डाउन होता है, नमी की मात्रा अधिक होती है। जैसे जैसे मानसूनी वायु उत्तर से दक्षिण की ओर खिसकती है, वर्षा की मात्रा भी घटती है। बिहार में आप देखेंगे कि पूर्व से पश्चिम की ओर जाएं या उत्तर से दक्षिण की ओर आए, वर्षा की मात्रा लगातार घटती जाती है। वजह साफ है, जैसे जैसे इस क्षेत्र में तापमान में बढ़ोतरी होती है, निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनता है, तो यहाँ पर सागर के ऊपर में यानी बंगाल की खाड़ी के ऊपरी भाग में एक हाई प्रेशर जोन बन जाते हैं। तो यहाँ पर कभी कभी मानसून आगमन से पहले जो ग्रीष्म ऋतु होती है, अप्रैल का महीना, मई का महीना होता है, तो यहाँ पर स्थानीय कारणों से यहाँ पर भी लो प्रेशर एरिया है और यहाँ पे भी लो प्रेशर एरिया है, लेकिन इसकी बनिस्बत लो प्रेशर एरिया ज़्यादा शक्तिशाली यहाँ पर है और इसकी तुलना में हाई प्रेशर एरिया ये है क्योंकि समुद्र के ऊपर है। परिणाम स्वरूप समुद्र से स्थल की ओर वायु चलने लगती है। ग्रीष्म ऋतु में बंगाल की खाड़ी के ऊपर जो निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनता है, उससे उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल साइक्लोन पैदा होते हैं, तटीय इलाकों के लिए बहुत ही घातक होते हैं। तो बिहार में इसका क्या प्रभाव पड़ता है? जब भी कोई ऐसा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात या साइक्लोन की उत्पत्ति होती है, इससे बिहार भी प्रभावित होता है, अल्प मात्रा में इसे, क्योंकि तटीय इलाके तो नहीं है। इससे व्यापक वर्षा, तेज हवाएं, पेड़ों का गिरना, ये घटनाएं यहां भी परिलक्षित होती है। यानी आर्द्रता और नमी का प्रभाव यहां तक पड़ता है अगर बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवात उत्पन्न होते हैं तो। इसके अलावा अप्रैल और मई के महीने में प्री मानसून बारिश होती है, वो भी स्थानीय कारणों से। निम्न वायुदाब और उच्च वायुदाब के बीच की जो क्रियाएं होती है, अचानक से तेज आंधी आती है, हवा चलती है और वर्षा प्रारंभ हो जाती है। तो मानसून के आगमन से पहले अप्रैल और मई के महीने में जो वर्षा बिहार के क्षेत्रों में होती है ना, तो उसे हम लोग नॉर्वेस्टर, काल वैशाखी और आम्र वर्षा भी कहते हैं। ये नाम याद रखिएगा, नॉर्वेस्टर, काल वैशाखी और आम्र वर्षा, ये बिहार में कही जाती है मानसून से पूर्व की वर्षा। वायु दाब के ही अंतर्गत देखें तो शीत ऋतु में जो वायु का प्रेशर होता है, वायु दाब के कारण हवा की दिशा बदल जाती है, वायु की दिशा बदल जाती है। ग्रीष्म ऋतु में जहां हम लोग देख रहे हैं कि हवा का जो डायरेक्शन बिहार में है पूर्व से पश्चिम की ओर है, ध्यान रखिएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर है। वहीं शीत ऋतु में यानी ठंडक जब बढ़ जाती है, वहां पर इधर से यानी पश्चिम से पूर्व की ओर हवाएं चलती हैं। तो दोस्तों, जलवायु की जो निर्धारक कारक हैं, स्थिति यानी ज्योग्राफिकल स्थिति, भौगोलिक स्थिति, वो है कहां पर। दूसरा उच्चावच, वो हाइट पर है या निम्न भूमि क्षेत्र है, मैदानी इलाके, पर्वतीय या पठारी है, वो उस पर डिपेंड करती है। और वायुदाब, प्रेशर पर, इस पर निर्भर करता है किसी भी प्रदेश की जलवायु। और बिहार में ये तीनों रीजन महत्वपूर्ण है, जलवायु के निर्धारक कारक है। तो इन तीनों के द्वारा बिहार में जो जलवायु मिलती है ना, वो मुख्यतः 3 प्रकार की जलवायु है। अब कैटेगरी पर ध्यान दीजिए, मुख्यतः 3 प्रकार की बिहार में जलवायु मिलती है। पहला ग्रीष्म ऋतु, दूसरा वर्षा ऋतु और तीसरा शीत ऋतु या जाड़े की ऋतु। मध्य मार्च से लेकर मध्य जून तक ग्रीष्म ऋतु का समय है। मध्य जून से लेकर मध्य अक्टूबर तक वर्षा ऋतु का टाइम है बिहार के अंतर्गत। और 15 अक्टूबर जो कि मध्य अक्टूबर है, उस समय से लेकर मध्य मार्च तक ये शीत ऋतु का सीजन है। दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु में क्या स्थिति होती है बिहार में, उसे ध्यान से समझिए। जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होता है यानी उत्तर की ओर सूर्य का प्रस्थान होता है, वैसे वैसे संपूर्ण भारत में टेम्परेचर बढ़ती है। तो नेचुरली बिहार में भी टेम्परेचर बढ़ती है। जब अप्रैल मई का महीना आता है तो टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ जाती है। औसत जो तापमान बिहार में मिलती है मई के महीने में, वो 32 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन ऐसे इलाके भी मौजूद है जहां 46
या उससे ऊपर टेम्परेचर चली जाती है। बिहार में जो सर्वाधिक टेम्परेचर अब तक रिकॉर्ड की गई वो बिहार का जो दक्षिण पश्चिम इलाका जहां गया मौजूद है, इस सेक्शन में यहां पर सर्वाधिक टेम्परेचर गया में जो 47 डिग्री रिकॉर्ड की गई है, जो मैक्सिमम टेम्परेचर आंकी गई है अब तक बिहार में। तो यानी बिहार का दक्षिण पश्चिम का इलाका यहां पर अधिक तापमान मिलते हैं, जबकि बिहार के उत्तरी और उत्तर पूर्वी भाग में तापमान कम मिलते हैं। कारण स्पष्ट है, नमी की मात्रा अधिक होती है, साथ ही हिमालय पर्वत की निकटता है, आर्द्रता की मात्रा भी इस क्षेत्र में अधिक है, वर्षा इस क्षेत्र में अधिक होती है, इसलिए इन इलाकों में तापमान कम रहता है बनिस्पत इन इलाकों के। दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु में बिहार के इलाकों में, खासकर मैदानी इलाकों में, मध्यवर्ती और पश्चिमी क्षेत्र, ये जो इलाके हैं ये लू के चपेट में होते हैं। लू एक गर्म शुष्क हवा है और इसकी जो गति होती है ना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 16 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच इसकी रफ्तार मापी गई। जो लू चलती है, ये हवाएं चलती हैं पश्चिम डायरेक्शन से पूर्व की ओर। ध्यान रखिएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर। ये झुलसा देने वाली गर्म हवा होती है जो मई महीने में महसूस की जाती है, और ये 15 जून से पहले यानी मानसून के आगमन से पहले ये झुलसा देने वाली गर्मी बिहार में मिलती है। तो इस लू वाली गर्मी से निजात पाने के लिए लोग मानसून का इंतजार करते हैं, इतनी जल्दी वर्षा हो जाए और मौसम सुहाना हो, गर्मी से निजात मिले। दूसरा, जो मध्य जून से लेकर मध्य अक्टूबर के बीच मौजूद होते हैं वो वर्षा ऋतु का सीजन है बिहार में। तो इस समय क्या होते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया कि बिहार में जो मानसूनी वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी की वाली शाखा से होती है, और इस शाखा से जो वर्षा होती है तो सबसे पहले बिहार का पूर्वी और उत्तर पूर्वी इलाके वर्षा ग्रहण करती है, और सबसे अधिक वर्षा बिहार में किशनगंज जिले में होती है, क्योंकि उसका लोकेशन यहां पर है। आप देख लीजिए, किशनगंज जिला का पोजीशन यहां पे सर्वाधिक वर्षा होती है। तो बिहार के इस मैप में आप ध्यान से देखें कि वो इलाके जहां अधिक वर्षा होती है, तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र है ना, बिहार का उत्तर पश्चिमी इलाका जो शिवालिक पर्वत श्रेणी के बिल्कुल पास में, हिमालय के बिल्कुल पास में, और बिहार का उत्तर पूर्वी इलाका जो किशनगंज जिला। क्योंकि ये जो सेक्शन है, जैसा कि आपको पता है अब कि मानसूनी हवाओं का ये मार्ग है, इस वजह से जो नेपाल के तराई वाले इलाके हैं ये हमारा किशनगंज और उत्तर पूर्वी बिहार का जो सेक्शन है, और ये उत्तर पश्चिम जो पश्चिम चंपारण का इलाका है, इन इलाकों में भारी वर्षा होती है, और इस वजह से यहां आर्द्रता और नमी की मात्रा अधिक होती है। अब यहां पर ध्यान दें, जैसे जैसे उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ेंगे तो वर्षा की मात्रा कम होती चली जाती है, या फिर पूर्व से पश्चिम की ओर चलेंगे तो वर्षा की मात्रा घटती चली जाती है। आप यहां पर देख लें, किशनगंज, पूर्णिया और इसके आसपास में वर्षा की जो मात्रा है वो 170 सेंटीमीटर से भी अधिक है। वैसे बिहार में औसत वार्षिक वर्षा 112 सेंटीमीटर मानी जाती है, लेकिन ये जो इलाके हैं यहां पर 170 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। तो मैंने जो मैप बनाया है वो इलाके और यहां पर वर्षा का जो वितरण है उसके अनुसार इन दृश्यों को आप अच्छी तरह समझ लें कि 170 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र बिहार में वो कौन से इलाके हैं। तो बिहार का उत्तर पश्चिमी भाग और बिहार का उत्तर पूर्वी भाग। सर्वाधिक वर्षा की बात हो तो वो किशनगंज जिला में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, इसके पश्चात दूसरा जो सेक्शन है वो 140 से 170 सेंटीमीटर का वर्षा वाला क्षेत्र। तो इसी से लगा हुआ जो इलाका है वो इस सेक्शन में बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में और उत्तर पूर्वी भाग में, तो उस सेक्शन में थोड़ी कम वर्षा होती है। अब जैसे जैसे ये दूरी बढ़ती जाती है ना, वर्षा की मात्रा भी घटती जाती है। ये मध्यवर्ती और पश्चिम क्षेत्र का इलाका है जहां पर वर्षा 100 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तो ये वर्षा का वितरण है बिहार के क्षेत्र में। फिर हम लोग देख रहे हैं पठारी भाग से जो लगे हुए इलाके हैं, ये जो छोटा नागपुर पठार का सेक्शन है, इनसे जो लगा हुआ इलाका, तो इन इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा अधिक होती है। लेकिन फिर पठारी भाग से जैसे ही दूरी बढ़ती है, यहां भी वर्षा की मात्रा घटने लगती है, और वही प्रारूप दिखता है कि बिहार के उत्तर वाले सेक्शन और दक्षिण वाले सेक्शन में थोड़ी वर्षा अधिक हो जाती है, लेकिन मध्यवर्ती और पश्चिमी जो क्षेत्र हैं वहां पर काफी कम वर्षा होती है। सामान्यतः 7 जून तक उत्तर पूर्वी सेक्शन में मानसूनी बादल पहुंच जाते हैं, जबकि संपूर्ण बिहार की बात करूं या बिहार का पश्चिमी क्षेत्र में, तो यहां 15 जून तक मानसूनी वायु पहुंच जाते हैं और वर्षा
होने लगती है। मानसूनी हवाओं या मानसूनी बादलों से सर्वाधिक वर्षा जुलाई और अगस्त के महीने में बिहार में होती है। मध्य अक्टूबर तक आते आते वर्षा ऋतु का जो सीजन है बिहार में वो समाप्त होने लगता है, क्योंकि मानसूनी बादल लौटने लगते हैं। जिस मार्ग से वो आते हैं उसी मार्ग पर वो फिर लौटने लगते हैं। लेकिन 15 अक्टूबर तक अगर वर्षा हो जाती है तो इसे हथिया नक्षत्र बिहार में कहा जाता है। इस वर्षा के कारण बिहार में रबी की जो फसलें हैं, जो ठंड या जाड़े की ऋतु में बोई जाती है, उसके लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। जो लास्ट में हथिया नक्षत्र की जो बारिश होती है, जो अक्टूबर महीने की बारिश होती है, उस बारिश से काफी फायदा मिलता है बिहार में रबी की फसलों के लिए। अब तक जो आंकड़े हैं उनमें सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र जहां किशनगंज है, तो सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्र दक्षिण पश्चिम बिहार में औरंगाबाद है, जहां पर मात्र 101 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। तो सर्वाधिक और निम्नतम या न्यूनतम वर्षा वाले क्षेत्र ये याद रखेंगे। थर्ड सेक्शन शीत ऋतु का है, वो मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च के बीच होती है। दिसंबर और जनवरी का महीना बिहार में सर्वाधिक ठंड का मौसम के लिए जाना जाता है। सर्वाधिक ठंड इसी महीने में पड़ती है, दिसंबर और जनवरी में सबसे ज़्यादा। और इसी वो सीजन में बिहार में शीतलहरी भी आती है। शीतलहरी तब आती है जब जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड के इलाकों में भारी बर्फबारी होती है। तो इस सीजन में शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होती है, जो एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। वो जाड़े की ऋतु में उत्पन्न होती है और मेडिटेरेनियन सी के आसपास के इलाके से जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है वहां से ये वायु आगे यानी पूर्व दिशा की ओर गमन करते हैं। तो पश्चिम एशिया से सभी देशों को क्रॉस करते हुए, जिसमें इजराइल है, टर्की है, सीरिया है, इराक है, ईरान है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन समस्त देशों को क्रॉस करते हुए जब ये पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिमालय पर्वत से टकराते हैं तो इनका मार्ग आगे की ओर भी प्रस्थान करता है, ये आगे की ओर भी बढ़ते हैं। तो शीत ऋतु में भारत में जो वर्षा होती है ना, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होती है, पश्चिमी विक्षोभ से होती है, और इसका प्रभाव पूरे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में पड़ता है और इसका प्रभाव बिहार तक दिखाई देती है। और जाड़े की ऋतु में बिहार के क्षेत्र में जो वर्षा होती है ना, वो पश्चिमी विक्षोभ से ही होती है और इसी वर्षा का ये क्षेत्र है। और इस ऋतु में ध्यान रखिएगा, इस ऋतु में यानी शीत ऋतु में भारी बर्फबारी के कारण इस पूरे क्षेत्र में हाई प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर जोन बने होते हैं, क्योंकि वायुमंडलीय दाब बहुत अधिक बढ़ जाते हैं ठंड के कारण, और इसकी तुलना में ये लो प्रेशर एरिया होते हैं। इसलिए वायु अब पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलने लगती है। ध्यान रखिएगा, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर वायु चलती है शीत ऋतु में। और इसका परिणाम क्या होता है, जब भी बर्फबारी होती है जम्मू कश्मीर में या हिमाचल में या उत्तराखंड के इलाके में, तो शीतलहरी बिहार के मैदानी इलाकों तक पहुंच जाती है। जब भी भारी बर्फबारी होगी दिसंबर जनवरी के महीने में, 2-3 दिनों के अंदर अंदर यहाँ के लोग भी ठंड से ठिठुरते हैं। आप ध्यान रखेंगे कि बिहार में शीत ऋतु में वर्षा किस तरह से होती है, तो याद रखिएगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो पश्चिमी विक्षोभ है, ये एक्चुअली शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, जिसकी उत्पत्ति भूमध्य सागरीय क्षेत्र मेडिटेरेनियन से के आसपास होती है और वहां से वो पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर गमन करते हुए भारत तक पहुंचते हैं और इसका प्रभाव बिहार में भी दिखाई देती है। और जाड़े की ऋतु में बिहार में जो वर्षा होती है वो इसी पश्चिमी विक्षोभ से होती है और ये रबी की फसल के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। और इसलिए बिहार में इस वर्षा का लोग इंतजार करते हैं। गेहूं की फसल के लिए, चने की फसल के लिए, जो भी रबी की फसलें हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वर्षा हो जाती है। लेकिन यही वो समय है जब बिहार में अत्यधिक ठंड भी पड़ने लगती है, क्योंकि बर्फबारी का प्रभाव जो इन क्षेत्रों में, हिमालयी क्षेत्रों में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बर्फबारी होती है, उसका प्रभाव बिहार में भी देखने को मिलता है। शीतलहरी यहाँ भी पहुँच जाती है, तो ये व्यापक ठंड का मौसम होता है। सर्वाधिक ठंड किस मौसम में बिहार में होती है, तो वो जनवरी का महीना है जब सर्वाधिक ठंड यहाँ पर होती है। एक महान जलवायु वैज्ञानिक है कोपेन, उनके द्वारा संपूर्ण पृथ्वी पर जलवायु का वर्गीकरण किया गया है। तो उनके अनुसार बिहार की
जो जलवायु है उनके वर्गीकरण में कहां फिट होते हैं। तो उनका जो वर्गीकरण है और उपवर्गीकरण है उसका जो 2 सेक्शन है वो बिहार की जलवायु से संदर्भित है। 2 प्रकार की जलवायु क्या है, तो ध्यान रखिएगा कि बिहार का ये जो दक्षिणी क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है यहां पर सवाना प्रकार की जलवायु मिलती है। दोस्तों कोपेन ने सवाना प्रकार की जो जलवायु बताई है ना, तो वो भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच दोनों गोलार्धों में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी साउथ हेमिस्फीयर में भी 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच, जब 10 से 30 डिग्री अक्षांश की बात आएगी तो इसमें तो बिहार भी आ जाएंगे। तो बिहार का ये जो दक्षिणी सेक्शन है, आप बिहार के अक्षांश और देशांतर को तो जान रहे हैं, जब 10 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात आती है तो बिहार का ये जो सेक्शन है ना, ये उस इलाके में मौजूद है। तो बिहार का दक्षिणी पार्ट, याद रखिएगा दक्षिणी पार्ट सवाना तुल्य जलवायु है, सवाना प्रकार की जलवायु है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार ये जो सवाना प्रकार की जलवायु, उसे एक संकेताक्षर AW, याद रखिएगा AW, ये कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार AW प्रकार की जलवायु है। जो दक्षिण बिहार की जलवायु है वो इलाके जो छोटा नागपुर पठार से सटे हुए इलाके हैं। इसके अलावा शुष्क शीत ऋतु वाला जलवायु, जैसा कि मालूम है जाड़े के ऋतु में अधिक वर्षा तो होती नहीं है, शुष्क ऋतु होती है लेकिन शीतल जलवायु होती है। शीत ऋतु वाली मानसूनी जलवायु है जिसे कोपेन ने सांकेतिक अक्षर, ध्यान रखिएगा CWG से संकेत किया है। यह उत्तर बिहार या गंगा के मैदानी क्षेत्र का मानसूनी प्रकार की जलवायु का एक संकेत है। CWG ये कोपेन के वर्गीकरण का संकेताक्षर है। दोस्तों जलवायु के संदर्भ में आज का ये पूरा सेशन रहा। दोस्तों बिहार स्पेशल संबंधी हमारी सीरीज जो लगातार आ रहे हैं, अगर ये आपको पसंद आ रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के भी शेयर करें। अगर आपकी कोई चाहत हो तो आप कमेंट अवश्य करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल का बटन भी अवश्य दबाएं ताकि हमारे सारे नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, देन बाय।